रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फैज़ साहब के बहुत सारे ऐसी बातें हैं, कोट्स हैं, शेर हैं जो कि हम अमूमन ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता कि उनके हैं, लेकिन हैं। मैं मिलवाना चाहती हूँ आज आपको एक ऐसी खातून से जिन्होंने एक उन तमाम खतूत को जो है वो ट्रांसलेट किया, कंपाइल किया, जो कि फैज़ की अहलिया ने उनको लिखे थे। ना सिर्फ ये, बल्कि जब हम बात करते हैं हम नेटवर्क की, हम टीवी की, मसाला टीवी की, तो इसकी लॉन्च में इनका बहुत बड़ा हाथ है। कंटेंट डेवलपमेंट में, रिसर्च में, स्टोरी टेलिंग भी ये करती हैं। ये रिसर्चर हैं, ये राइटर हैं, ये ट्रांसलेटर हैं। इन्होंने 4 किताबें लिखी हैं। अगर और बताऊंगी पूरा शो निकल जाएगा, इनसे बात नहीं हो पाएगी। मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे शो में नैयर रुबाब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं तो आपको नैयर आपा कहती हूँ, तो मैं क्या आप कह सकती हैं? अच्छा नैयर आपा, आप यहाँ पे अपनी 4 किताबें लेके आई हैं जिनको आपने ट्रांसलेट किया है, और बिल्कुल मुख्तलिफ है एक किताब दूसरी किताब से। यकीनन। सो हम आपकी जो किताब है, जो फैज़ साहब को जो खतूत लिखे गए हैं, उसके बारे में अगर हम सबसे पहले स्टार्ट करना चाहें तो ज़रा बताइएगा प्लीज़। सबसे पहले मेरी किताब है अजीज़ दिलम, जिसका अंग्रेज़ी नाम डियर हार्ट था, जो एलिस फैज़ ने ख़त लिखे थे जब फैज़ साहब जेल में थे। 50s की बात है ये। तो उन खतूत का हमने किया कि, और इसमें फिर बहुत सारी बातें चलती हैं कि एक बीवी, एक शौहर जब जेल में हो तो उसका क्या मोरल है, किस तरह से है, वो कितनी परेशानियों से गुजर रही है, उन तमाम चीज़ों का, लेकिन उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। तो वो तमाम बातें जो है इस खतूत में मौजूद हैं, और बहुत ही मैं समझती हूँ मोटिवेशनल है, और मेरे ख्याल से हर शख्स को इसको किताब को पढ़ना चाहिए। और बहुत सी बातें, बल्कि इसके किताब के आखिर में मेरा एक ओपिनियन भी है कि मैंने क्या जाना इन ये तमाम खतूत पढ़ के मुझे क्या लगा और मुझे क्या समझा। अगर आप हमें बताएं कि अजीज़ दिलम को कंपाइल करने के बाद, वो तमाम खतूत को ट्रांसलेट करने के बाद आपने क्या जाना, आपने क्या समझा? मैंने जो समझा वो थोड़ा सा मैं उसमें से पढ़ देती हूँ। एलिस फैज़ का नाम लेते हुए, लिखते हुए, पढ़ते हुए कभी किसी के दिल में ये ख्याल नहीं आया होगा कि ये एक नहीं 2 लोग हैं। एक एलिस है और दूसरे फैज़ हैं, और शादी के बाद फैज़ का नाम एलिस के कंधे पर लटका दिया गया था। बल्कि हमेशा ये लगा कि ये दोनों एक हैं, एक दूसरे में मदगम हैं। ये एहसास कि जादू का नतीजा नहीं किसी रोमानवी दास्तान का बाब है, बल्कि ये एहसास दरअसल उस मोहब्बत की खुशबू से पैदा होता है जो 2 लोगों के दिल में एक दूसरे के लिए मौजूद होती है। एक तो ये चीज़ थी, और दूसरी बात मैं इसमें एक और थोड़ा सा पढ़ती हूँ कि मैं समझती हूँ कि किताब हर बीवी को, हर माँ को पढ़नी चाहिए, ताकि वो जान सकें कि एक विदेशी औरत ने जब ये फ़ैसला किया कि एक ज़िंदगी यहाँ एक देसी के साथ गुजारनी है, तो फिर गुजार कर दिखा दी। ये खतूत उन तमाम औरतों को और मर्दों को हौसला देने की ताकत रखते हैं जो अच्छे हालात के बाद माली परेशानी का शिकार हैं। बुरा वक्त गुजर जाता है, मगर गुजरते हुए सख्त लगता है। ये खतूत हमें बताते हैं कि अपना ज़मीर मुतमईन हो तो कोई भी इल्ज़ाम कोई माने नहीं रखता। तब बीवी का काम शौहर को तसल्ली देना है, उसकी जिम्मेदारियों को बांटना है, कोई एहसान जताए बगैर। इसमें भी लास्ट लाइन जो थी कि एलिस और फैज़ की ज़िंदगी में हुआ ये कि जब फैज़ कलम थाम कर लिखने बैठे तो एलिस उनकी छतरी बन गई, और चुपके से फैज़ के कान में कहा होगा, तुम लिखते जाओ, धूप और बारिश से मैं तुम्हें बचा लूँगी। वाह वाह, कितनी खूबसूरत तरीके से आपने इसको समझाया है। मियाँ बीवी का रिश्ता, बुरे हालात में हस्बैंड वाइफ का साथ दे, वाइफ हस्बैंड का दे। आपकी जो बाकी ये किताबें हैं सारी, इसमें आपने क्या क्या चीज़ें ट्रांसलेट की है, ज़रा बाकियों के बारे में भी हमें ये जो दूसरी किताबें तफाज़ की उर्दू नहीं है मेरे पास, ओवर माई शोल्डर जो मेमोइर्स हैं एलिस फैज़ के, जो उन्होंने पूरी दुनिया में जो ट्रैवल किया और जो बैरूत में रही हैं फैज़ साहब के साथ, उसके बारे में है। और इसका तर्जुमा मैंने किया था, कभी याद में तेरा साथ नहीं। तो उसमें जो कुछ मज़े के किस्से हैं वो मज़े के भी हैं और वैसे भी हैं कि जैसे एक दिन ये लोग दोनों बैरूत में थे और सिनेमा देखने जा रहे थे कि वापसी में खाना भी खाएंगे, और तो अचानक से वो फायरिंग शुरू हो गई थी और दोनों ने भाग के गली में छुप के अपनी जान बचाई और सब लोग इधर उधर दबक गए। और जब फिर निकले वहाँ से, जब फायरिंग थम गई तो फिर निकले, इधर उधर देखा और फिर सिनेमा चले गए और फिल्म देखी और वापसी में खाना खाया और फिर घर आ गए। तो ये इस तरह के थे। फिर ये था कि दफ़ा जब अटैक हुआ तो जिस अपार्टमेंट बिल्डिंग में ये लोग थे उसमें आके लगा था वो रॉकेट, और जिस कमरे में जो सामने फ्रंट रूम था वो बिल्कुल शटर हो गया था। अगर कोई होता वहाँ पे तो ज़िंदा नहीं बच सकता था, और लेकिन ये लोग बच गए थे क्योंकि लोग बैक रूम में सो रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। फिर
पूरा ये वियतनाम एक दफ़ा गई तो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस थी एक्टिविस्ट राइटर्स की, तो वहाँ पे मुझे इतना इमोशनल था वो मेमोयर उनका कि मैं उसको जब तर्जुमा कर रही थी तो मैं रोना शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्होंने बच्चों ने वहाँ पे उनके लिए कल्चरल शो किया और जो टीचर ने बात कही कह लेंगे कि हमारे बच्चों ने कोई गलती हो गई तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि अब हमारे वहाँ कोई फोक आर्टिस्ट ज़िंदा नहीं है जो हमारे बच्चों को सिखा सके। तो हम जो कुछ सिखा रहे हैं अपनी मेमोरी से सिखा रहे हैं। सही। तो जब जंगें होती हैं तो उसके असरात इस हद तक होते हैं तो आप कोई वो नहीं कर सकते, उसके ऊपर सोच नहीं सकते कि जब इस तरह के हालात होते हैं तो वो क्या क्या कुछ हम छोड़ देते हैं और क्या क्या कुछ हमारे हाथ से निकल हमारा कल्चर, हमारी रिवायत, हिस्ट्री सब निकल जाता है। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैंने पढ़ी, जो एक कज़ाकिस्तान गई थी तो वहाँ पे शादी का जो होता है जाके वो लोग करते हैं, तो उसमें सबसे अच्छी बात होती है कि दूल्हा दुल्हन के साथ सिर्फ लड़कियाँ जाती हैं, कोई लड़का नहीं होता। और जो उनको एक निकाह के बाद ओथ लेना होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं समझती हूँ हमारे यहाँ भी ये ओथ उठाया जाना चाहिए। क्या है ओथ, हम जानना चाहते हैं क्या ओथ है? वो ये कि वो ये कहते हैं कि दूल्हा और दुल्हन दोनों अपने स्पाउसेस के खानदान की वैसी ही इज्जत और मोहब्बत करेंगे जैसे अपने घर वालों की दोनों, एक नहीं दोनों। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी, ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि हमारे यहाँ भी सबको ये सिखाना चाहिए कि वो जब मियाँ बीवी के भाई आप दोनों घरानों की ऐसी इज्जत और मोहब्बत करेंगे जैसे अपने वालों की। अच्छा, इज्जत मोहब्बत के साथ मुझे लगता है एक और भी चीज़ ऐड कर देनी चाहिए, टाइम देना। कि जितना एक जो है वो बहू देती है अपने ससुराल को टाइम, उतना ही आधा ही देते, आधा ही देते, वो भी बहुत है। बिल्कुल जबरदस्त। वो एक बहुत मज़े की चीज़ है, इस किताब से मुझे जानने को मौका मिला। जबरदस्त। फिर ये किताब है जिसकी मुझे लॉन्च थी इस दफ़ा फैज़ फेस्टिवल में। अभी इस इन द प्रिंटिंग प्रोसेस 11 रेवोल्यूशन फैज़ अहमद फैज़ बायोग्राफी, ये उनके नवासे ने लिखी है, लेकिन मुनीज़ा हाशमी के बेटे हैं अली मदी हाशमी, उन्होंने लिखी अपनी नाना के बारे में उनकी बायोग्राफी। तो इसमें बहुत मज़े की चीज़ें थी। मसलन इसमें एक वाक़या लिखा है इनके स्कूल का, जब इन्होंने पोइट्री शुरू नहीं की थी तो इनके बड़े भाई जो थे वो भी इसी स्कूल में पढ़ते थे, वो 10th क्लास में थे, तो उन्होंने कहा कि हमारी क्लास में एक लड़का है जो बहुत बुली करता है हर एक को, तो तुम उसके बारे में एक मज़ाहिया नज़म लिख दो। तो कह लेंगे भाई मैं तो पोइट्री करते ही, कहने तुम इतनी शायरी किताबें पढ़ते हो, इतना करते हो तो तुम लिख लोगे। उन्होंने तो उन्होंने कहा कि जब तक उन्होंने पोइट्री करनी शुरू नहीं की थी उनको पता नहीं था कि पोइट्री क्या होती है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसे लिख दो कि इसका पेट मटके जैसा है और टांगें तीली जैसी हैं और सर ऐसा है, वैसे एक मज़ाहिया नज़म लिख दो। तो कह लेंगे मुझे ये अच्छा लगा और फैज़ साहब ने एक 8-10 शेरों की वो एक नज़म लिख के अपने भाई को दे दी कि ये लिखिए, तो उनको खैर वो पूरे स्कूल में पढ़ी गई और बहुत मशहूर हो गई है। अब इनको डर लगे कि जिसके खिलाफ ये लिखी है वो तो पता नहीं क्या करेगा, तो एक वो जानते भी नहीं थे, तो उनको ढूंढ ढांड के उस लड़के से मिले, छज्जू राम उस लड़के का नाम था, तो उससे मिले, कहेंगे भाई माफ़ कर दो मैंने लिखी है, लेकिन कहने कि तुम ये माफ़ी मांग रहे हो, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए ढूंढ रहा था तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी नज़म से तुम्हें मशहूर हो गया हूँ मैं। छज्जू राम मशहूर हो गए हैं। तो छज्जू राम मशहूर हो गए थे। तो वो इस किताब में फिर एक जगह उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि जब इन्होंने फ़र्स्ट टाइम अपनी वालदा से कहा, जो बिल्कुल ठेठ जट्टी थी पंजाबन, उनको कुरान शरीफ उसके अलावा लिखना पढ़ना सबसे याद है कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे एक अंग्रेज़ औरत पसंद आ गई है और वो कहता है, तो वो बहुत खामोश हो गई थी कि ये क्या हुआ। तो उन्होंने कहा फिर बड़ी लड़कियाँ दिखाई उन्होंने फैज़ साहब को कि इससे कर लो इससे कर लो। उन्होंने कहा कि भाई नहीं मुझे एक लड़की पसंद है, इससे करनी है, लेकिन करूँगा आपकी इजाज़त से, आपकी इजाज़त के बगैर नहीं करूँगा। और एलिस थी वो। तो फिर उन्होंने एक दफ़ा ये जो थी बीमार हो गई, इनको बुलाया कि बहुत बीमार हो गई, मेरी आखिरी ख्वाहिश कर लेगी आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपकी कहने में शादी नहीं करूँगा, मुझे उसी से करनी है। तो फिर कोई तकरीबन 3-3.5 साल लगे उनको राज़ी होने में, तब फिर इन लोगों की एलिस की और फैज़ साहब की शादी हुई। और शादी में जो था इनका जो निकाह नामे का जो कॉन्ट्रैक्ट समझे, उस ज़माने में तो हर चीज़ इस तरह से नहीं होती जैसे आज डॉक्यूमेंटेड होती है। तो अल्लामा इकबाल ने उसमें थी और उनके शेर कश्मीर तो उन्होंने बताया, उसमें एक शर्त ये भी थी कि जब तक एलिस जिंदा है फैज़ साहब दूसरी शादी नहीं करेंगे। अरे वाह, तो मेरी फेवरेट शर्त हो गई भाई, ज़बरदस्त। तो वो वहाँ पे उनकी हुई थी शादी और वो एक बहुत अच्छा था, तो जोर साहब ने और थोड़े से लोगों ने शरीक हुए थे। तो वो था, और उन्होंने फिर बिल्कुल आके यहाँ पे रही, कह लेंगे फ़र्स्ट टाइम जब मैं आई हूँ यहाँ पर तो शादी होके, तो वो ये था कि सब लोग देख रहे थे कि एक नीली आंखों वाली और ये ऐसी और सबको तोहफे भी दे रहे थे और सब कुछ कर रहे थे। तो कहती कि तो मुझे जानते भी नहीं, मुझे गिफ्ट क्यों दे रहे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अंग्रेज़ जहर था
तो उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ की रिवायात क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर आपका। हम चाहते थे कि वक्त ज़्यादा होता, हम और डिटेल से बात करते, मगर सबसे ज़्यादा शुक्रिया इस बात का कि आपने इन चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है। जो लोग नहीं समझ पाते लैंग्वेज बैरियर की वजह से, वो समझ सकते हैं ट्रांसलेशन की बदौलत। हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया बुलाने का। मोस्ट वेलकम। वेल जनाब, आई एम श्योर कि आपको मज़ा आया होगा, और इंशाल्लाह ये जो किताब में इतनी सारी चीज़ें अभी हमने मिस कर दी है ना, मेरा दिमाग वही है कि इसमें क्या क्या नैयर आपा हमें पढ़ के सुना सकती थी, जो कि हम दोबारा इनको तकलीफ देंगे और इनसे सुनेंगे। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखा होगा। कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।